हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम यूजीसी नेट जेआरएफ के जो पेपर 1 है उस पेपर 1 के कंप्लीट सिलेबस का विश्लेषण कर रहे हैं। और आज हम इस वीडियो के अंतर्गत पेपर 1 की जो फर्स्ट यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड उसके संदर्भ में विश्लेषण करने वाले हैं। जो टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट में जो सिलेबस है, जो उसका कंप्लीट से सिलेबस है इस यूनिट का, उस सिलेबस का हम कंप्लीट विश्लेषण आज इस वीडियो के अंतर्गत करने वाले हैं। और ये जो आज की जो वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी डिटेल में रहने वाली है, काफ़ी लंबी रहने वाली है। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बनिएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि हमें और ज़्यादा इसी तरह से कंटेंट को क्रिएट करने में मोटिवेशन एवं उत्साह मिलता है। अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ के जो फर्स्ट पेपर है, इस फर्स्ट पेपर की जो 10 यूनिट होती है, अगर आप अन्य यूनिट के संदर्भ में भी कंप्लीट विश्लेषण एक साथ देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके, जो प्लेलिस्ट यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 करके जो प्लेलिस्ट बनी होगी, वहां से जा करके आप कंप्लीट विश्लेषण एक साथ देख सकते हैं। और अगर आप जो हमने इस फर्स्ट यूनिट में टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट में जो भी हमने इस यूनिट के तहत, इस वीडियो के तहत जो भी बिंदुएं ली है, जो भी हमने सिलेबस को कवर किया है, अगर आप इन बिंदुओं के संदर्भ में या इसके अलावा कोई अन्य टॉपिक हो, उससे संबंधित अगर आप अलग से डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप कमेंट के थ्रू हम तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, तो उसके बाद हम अलग से उस टॉपिक पे डिटेल में वीडियो बनाएंगे। और अगर आप हमें फीडबैक देना चाहते हैं, वो चाहे स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग फीडबैक ही क्यों ना हो, वो चाहे हमारे कंटेंट को लेकर के हो, वो चाहे हमारे टीचिंग मेथड को लेकर के हो, वो चाहे हमारे एक्सप्लेन के तरीके को लेकर के हो, वो चाहे किसी भी तरह के हमारी क्वालिटी को लेकर के हो, वो चाहे कैसा भी क्यों ना हम फीडबैक हो, तो आप हम तक वो कमेंट के थ्रू फीडबैक पहुंचाइएगा। हम उस फीडबैक पे जरूर अमल करेंगे और उस फीडबैक का अनुकरण करते हुए हम अपने कंटेंट में इंप्रूवमेंट लाएंगे, हम क्वालिटी में इंप्रूवमेंट करेंगे। हम जरूर हम उस पर अमल करेंगे ताकि हमारा जो कंटेंट है वो आपके लिए उपयोगी हो सके। तो आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा, वो चाहे स्ट्रॉन्ग फीडबैक क्यों ना हो। आपके फीडबैक का स्वागत होगा, तो आप फीडबैक भी जरूर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, ये यूजीसी नेट जेआरएफ की फर्स्ट यूनिट है। इस फर्स्ट यूनिट में जो सिलेबस है वो काफी विस्तृत सिलेबस है। इस विस्तृत सिलेबस को हम एक ही वीडियो में आज इसके अंतर्गत हम विश्लेषण करने वाले हैं। जो ये विस्तृत सिलेबस है, इस विस्तृत सिलेबस में समय जरूर लगेगा। तो ये जो वीडियो है, ये वीडियो लंबी रहने वाली है, तो आप पेशेंस बनाए रखिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा, आपको जरूर इसका लाभ मिलेगा। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम टीचिंग एप्टीट्यूड जो फर्स्ट यूनिट है, इसके तहत हम कौन कौन से बिंदुओं को कवर करने वाले, कौन कौन से टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं, उसको सबसे पहले देख लेते हैं, जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, जहां से आप ये समझ पाएंगे कि इस वीडियो में हम आगे क्या क्या समझने वाले हैं, क्या क्या हम हासिल करने वाले हैं, क्या क्या हम यहां से प्राप्त करने वाले हैं। जिसमें कि इस यूनिट में, फर्स्ट यूनिट में टीचिंग एप्टीट्यूड में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि शिक्षा का अर्थ। शिक्षा के अर्थ में हम शिक्षा का संकुचित अर्थ देखेंगे और शिक्षा का व्यापक अर्थ, शिक्षा संबंधित अवधारणाओं देखेंगे हम इसमें, और शिक्षण के 3 आधार या स्तंभ देखेंगे: आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, अस्तित्ववाद। शिक्षण की प्रकृति एवं विशेषताएं, शिक्षण के स्तर, शिक्षण का स्मृति स्तर, शिक्षण का अवबोध स्तर, शिक्षण का चिंतन स्तर, पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या यानी कि सिलेबस और करिकुलम के संदर्भ में हम डिटेल में जानेंगे।
शिक्षण गतिविधि वातावरण को समझेंगे और शिक्षण में चरों के विभिन्न कार्यों को देखेंगे। शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला है, इसको भी इसके अंतर्गत समझेंगे। शिक्षण अनुदेश अधिगम की तुलना करेंगे इसके अंतर्गत। शिक्षण के उद्देश्यों को समझेंगे। शिक्षण के महत्वपूर्ण कारण शिक्षण सूत्र को समझेंगे और शिक्षण की महत्वपूर्ण विधियों को भी इसके अंतर्गत हम देखेंगे और माइक्रो टीचिंग को समझेंगे और हम शिक्षण सहायक सामग्री को भी इसके तहत समझेंगे, जिसमें कि हम श्रव्य साधन को समझेंगे, दृश्य साधन को और श्रव्य दृश्य साधन को समझेंगे और माइंड मैपिंग को समझेंगे, कॉन्सेप्ट मैपिंग और मूल्यांकन तकनीक को समझेंगे, परिणामात्मक तकनीक, गुणात्मक तकनीक, मूल्यांकन के प्रकारों को समझेंगे, डिटेल में समझेंगे, जिसमें कि स्थानापन्न मूल्यांकन यानी कि प्लेसमेंट इवेल्युएशन और निर्णयात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन और नैदानिक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन। अंत में हम मुख्य अवधारणाएं एवं उनके प्रतिपादकों के संदर्भ में बात करेंगे कि कौन सी मुख्य अवधारणाएं किसने दी है, उस अवधारणा के प्रतिपादक कौन है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम यूनिट फर्स्ट पेपर 1 यूजीसी नेट जीआरएफ यूनिट फर्स्ट यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड में हम इस वीडियो के अंतर्गत इन सभी बिंदुओं के संदर्भ में विस्तार पूर्वक विश्लेषण करेंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए एक एक करके इन बिंदुओं पे डिस्कस करते हैं, इनका विश्लेषण करते हैं, जिसमें कि सबसे पहले शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या होता है। शिक्षा का संकुचित अर्थ यानी कि शिक्षा केवल शिक्षण संस्थानों में ही दी जाती है, जिसका निश्चित पाठ्यक्रम और समय अवधि होती है, जिसे औपचारिक शिक्षा कहा जाता है। यानी कि शिक्षा का संकुचित अर्थ को अगर हम समझते हैं तो संकुचित अर्थ इस संदर्भ में होता है जब शिक्षा केवल तो केवल शिक्षण संस्थानों में दी जाती है और जिसका निश्चित पाठ्यक्रम होता है और निश्चित समय में वो शिक्षा प्रदान की जाती है, तो वो शिक्षा का संकुचित अर्थ कहलाता है। ऐसी शिक्षा औपचारिक शिक्षा कहलाती है। ये औपचारिकता के संदर्भ में होती है। अगर हम शिक्षा का व्यापक अर्थ के संदर्भ में बात करें तो शिक्षा का व्यापक अर्थ के संदर्भ में ये वास्तव में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो ये सारा संसार है ये शिक्षा का क्षेत्र होता है। इस संसार में हम जो भी कुछ सीखते हैं, वो चाहे कार्यों के दौरान हो, वो चाहे किसी एक घटना को देखने के संदर्भ में हो, वो चाहे हर एक फील्ड में किसी न किसी रूप में सीखी गई चीजों को लेकर के हो। तो इसलिए जो सारा संसार है वो शिक्षा का क्षेत्र है, जिसका उद्देश्य मानव व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है। हम जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और हमारा पूरा जीवन शिक्षा काल होता है और इसे अनौपचारिक शिक्षा भी कहा जाता है। यानी कि पूरा जो संसार होता है इसमें किस तरह से हम कार्य करने के दौरान अलग अलग गतिविधियों के द्वारा हम सीखते हैं, तो ये पूरा संसार शिक्षा का क्षेत्र होता है और हमारा जो पूरा जीवन काल है वो शिक्षा का काल होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, अनौपचारिक शिक्षा भी कहते हैं। तो इस तरह से शिक्षा का ये संकुचित अर्थ और व्यापक अर्थ है। अब हम इसके बाद ये समझेंगे कि किस तरह से यूनेस्को ने किस तरह से एक डेलोर कमीशन की स्थापना की। ये कब की, 1996 में। इस डेलोर कमीशन ने एक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में इस डेलोर कमीशन ने यह कहा कि किस तरह से जो शिक्षा के जो 10 उद्देश्य है उन 10 उद्देश्यों को इसने इंगित किया है। किसने, यूनेस्को ने। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा स्थापित डेलोर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट शिक्षा के द्वारा विद्यार्थियों में मानव अधिकार, सामाजिक दायित्व, सामाजिक समानता,
लोकतांत्रिक भागीदारी, सहिष्णुता, सहकारी भावना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, शक्ति, अहिंसा, प्रेम आदि मूल्य विकसित करने पर बल दिया और यह शिक्षा के उद्देश्य होते हैं। यानी कि यूनेस्को द्वारा जो स्थापित जो डेलोर कमीशन था, इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में इसने डेलोर कमीशन ने ये कहा कि किस तरह से जो शिक्षा के जो 10 उद्देश्य होते हैं, ये 10 उद्देश्य काफी महत्वपूर्ण होते हैं। उन 10 उद्देश्यों को इस डेलोर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत किया, जिसमें क्या है? मानव अधिकार, सामाजिक दायित्व, सामाजिक समानता, लोकतांत्रिक भागीदारी, सहिष्णुता और सहकारी भावना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, शक्ति, अहिंसा, प्रेम। इस तरह से जो ये 10 जो इसमें उद्देश्य बताए गए हैं शिक्षा के, ये 10 उद्देश्य काफी महत्वपूर्ण है और शिक्षा का ये मकसद होता है। तो इस तरह से ये डेलोर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत किया। अब हम इसके बाद शिक्षा संबंधित अवधारणाओं को समझेंगे कि शिक्षा से संबंधित जो अवधारणाएं हैं वो किस तरह से है। शिक्षण के 3 आधार या स्तंभ होते हैं। ये 3 और आधार और स्तंभ है जिसको हम एक एक करके यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले ये बात आती है कि जो शिक्षा है, शिक्षा क्यों देनी चाहिए। जब ये होता है कि शिक्षा क्यों देनी चाहिए, इसका उत्तर हमें दर्शन शास्त्र के द्वारा मिलता है। शिक्षा क्यों देनी चाहिए, इसका विस्तृत स्वरूप हमें दर्शन शास्त्र के द्वारा इसका उत्तर मिल पाता है। और शिक्षा कैसी दी जानी चाहिए, इसका उत्तर हमें मनोविज्ञान के द्वारा प्राप्त होता है। और क्या शिक्षा देनी चाहिए, इसका उत्तर हमें समाजशास्त्र के द्वारा मिलता है। तो इस तरह से शिक्षण के 3 आधार या ये स्तंभ होते हैं कि शिक्षा क्यों और कैसे और क्या देनी है। इसका उत्तर भी अलग अलग संदर्भों में हमें मिलता है। आदर्शवाद, आदर्शवाद होता क्या है? व्यक्ति को ऐसे श्रेष्ठतम मूल्य से अलंकृत करना है जो मानवता के लिए आवश्यक है। यानी कि आदर्शवाद ये कहता है कि व्यक्ति को ऐसे श्रेष्ठतम मूल्यों से हमें अलंकृत करना है, उसे परिपूर्ण करना है जो मानव के लिए वास्तव में आवश्यक है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को नैतिक एवं बौद्धिक सद्गुणों का एक आधार बनाता है। कौन? आदर्शवाद। आदर्शवाद नैतिक मूल्य, आध्यात्मिकता, आत्म अनुभूति, आत्म अनुशासन, व्यक्तित्व के उन्नयन पर बल देता है। यानी कि किस तरह से जो आदर्शवाद है, आदर्शवाद इस पर फोकस करता है जो मानव के लिए आवश्यक है। तो इस तरह से व्यक्ति के अंतर्गत उन तरह के हमें सद्गुणों को जागृत करना है, उसमें अलंकृत करना है व्यक्तियों में जो वास्तव में मानव के लिए आवश्यक हो, जिसमें नैतिक मूल्यों का विकास करना है, आध्यात्मिकता का विकास करना है और आत्म अनुशासन और व्यक्तित्व का विकास करना है। तो इस तरह से आदर्शवाद ये कहता है नैतिक एवं बौद्धिक सद्गुणों का आधार बनाना है जो मानव के लिए आवश्यक हो। प्रकृतिवाद, प्रकृतिवाद इसमें प्रकृति को शिक्षक माना गया है। यानी कि प्रकृतिवाद ये कहता है कि किस तरह से जो प्रकृति में घटित होने वाली जो घटनाएं हैं उससे किस तरह से आवरण में, समाज में, परिवेश में जो चीजें हो रही है उससे कुछ ना कुछ सीखना है। तो इसलिए प्रकृतिवाद में प्रकृति को ही शिक्षक माना गया है। इसमें पुस्तकीय ज्ञान को कम बल दिया जाता है। इसमें यह नहीं कहा जाता है कि हमें पुस्तकों से शिक्षा ग्रहण करनी है। प्रकृतिवाद ये कहता है कि आवरण में, समाज में घटित होने वाली जो घटनाएं हैं उससे सीखना है और प्रकृति ही वास्तव में एक शिक्षक है। इसमें बच्चा प्रकृति में होने वाली घटनाओं से खुद सीखता है। खुद तो खुद मनुष्य समाज में होने वाली जो घटनाएं हैं उन घटनाओं से वो सीखता है। इसलिए यहाँ पे
प्रकृति को ही शिक्षक माना गया है। जो प्रयोजनवाद है, प्रयोजनवाद जॉन डेवी को प्रयोजनवाद का प्रतिपादक माना गया है। जॉन डेवी को वास्तव में प्रयोजनवाद का प्रतिपादक माना जाता है और इसमें ये कहा गया है कि किस तरह से हमें अनुभवों के माध्यम से सीखना है। अनुभवों को इसमें प्राथमिकता दी गई है। शिक्षा प्रयोजनवाद पर होनी चाहिए और जिसमें प्रयोग या अनुभवों को सब मूल्य की कसौटी है। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि किस तरह से जो शिक्षा है वो शिक्षा प्रयोग और अनुभवों पर ही आधारित होनी चाहिए। तो यहाँ पे शिक्षा प्रयोजनवाद पर होनी चाहिए, जो हमें प्रयोग एवं अनुभवों से कुछ न कुछ हासिल होता है वह ही शिक्षा होती है, ये कहा गया है प्रयोजनवाद में। और प्रयोजनवाद के प्रतिपादक है जॉन डेवी। अस्तित्ववाद के जो प्रतिपादक है वो है किर्केगार्ड और इसमें व्यक्तित्ववाद पर अधिक बल दिया गया है। यहाँ पे ये कहा गया है कि किस तरह से हमें अपने आप को पहचानना है। यहाँ पे व्यक्तित्ववाद पर अधिक बल दिया जाता है। अस्तित्ववाद का मूल मंत्र ये होता है कि अपने आप को जानो और समझो, जिसमें शिक्षक छात्रों की विशेषताओं को निखारता है। यानी कि यहाँ पे शिक्षक को भी अहमियत दी जाती है कि किस तरह से जो शिक्षक है वो छात्रों की विशेषताओं को निखारेगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति यूनिक होता है और उसकी जो यूनिकनेस है उसको पहचानना है, ये कहता है अस्तित्ववाद। तो इस तरह से अस्तित्ववाद में ये कहा गया है कि किस तरह से हमें अपने आप को पहचानना है, अपनी जो यूनिकनेस है उसको निखारना है। और शिक्षक का यहाँ पे ये काम होता है कि शिक्षक छात्रों की विशेषताओं को, उन यूनिकनेस को वो निखारेगा। तो इस तरह से यह है अस्तित्ववाद। अब हम इसके बाद शिक्षण की प्रकृति एवं विशेषताओं को समझेंगे कि किस तरह से जो शिक्षण की जो प्रकृति है, जो विशेषताएं हैं, उनको एक एक करके यहाँ पे समझेंगे। शिक्षण मूलतः एक बौद्धिक गतिविधि होती है, ये हम सब जानते हैं। जो शिक्षण है वो बौद्धिक गतिविधि होती है जिससे हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। शिक्षण के दो मॉडल होते हैं, एक होता है शिक्षक केंद्रित और दूसरा होता है विद्यार्थी केंद्रित। यानी कि किस तरह से इसमें शिक्षण के दो मॉडल बताए गए हैं। वो एक होता है शिक्षक केंद्रित और दूसरा होता है विद्यार्थी केंद्रित। जो शिक्षक केंद्रित होता है, शिक्षक केंद्रित मॉडल वास्तव में शिक्षक की सहूलियत के आधार पर होता है और जो विद्यार्थी केंद्रित होता है वो विद्यार्थियों के हितों को केंद्र में रख करके उसके तहत शिक्षण कार्य संपन्न करवाया जाता है। और जो शिक्षण है, शिक्षण पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम के अनुसार होता है। जब भी शिक्षण कार्य होता है, शिक्षण कार्य करिकुलम और सिलेबस के अंतर्गत होता है। उसके आधार पर टीचिंग कार्य करवाया जाता है और शिक्षण का वातावरण गतिशील होता है। शिक्षा का आदान प्रदान होते रहता है। गतिशील इस रूप में होता है कि क्योंकि हम कहीं ना कहीं से चीजों को इस तरह से सीखते हैं कि किस तरह से जो एक शिक्षक है, शिक्षक छात्रों को शिक्षा प्रदान करता है और एक विद्यार्थी उसको ग्रहण करता है। तो यहाँ पे किस तरह से शिक्षक से छात्रों की ओर ज्ञान का आदान प्रदान किया जाता है और शिक्षण का वातावरण भी गतिशील होता है और शिक्षा आदान प्रदान इस संदर्भ में होता है यहाँ पे कि किस तरह से शिक्षक से छात्रों की ओर जो ज्ञान का जो आदान प्रदान है वो भी इसके तहत काफी महत्वपूर्ण होता है। तो इस तरह से शिक्षण का वातावरण गतिशील होता है। शिक्षण अधिगम अनुदेश यानी कि इंस्ट्रक्शन, प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग का
परस्पर घनिष्ठ संबंध होता है। जो शिक्षण है, शिक्षण में किस तरह से लर्निंग, इंस्ट्रक्शन और यहाँ पे ट्रेनिंग, इन सब का परस्पर घनिष्ठ संबंध होता है। जब शिक्षण करवाया जाता है तो छात्रों को इससे लर्निंग होती है और शिक्षण के दौरान शिक्षक के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं विद्यार्थियों को, जिससे किस तरह से बड़ी सार्थकता के साथ जो टीचिंग कार्य वो संपन्न होता है। और जो प्रशिक्षण है, प्रशिक्षण विद्यार्थियों के लिए, शिक्षकों के लिए, ये दोनों के लिए महत्वपूर्ण होता है, जिससे क्या होता है, जो उनके कौशल है, कौशल का और अधिक विकास किया जाता है प्रशिक्षण के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से। तो इस तरह से शिक्षण में जो अधिगम है, अनुदेश है और प्रशिक्षण है, इन सब का घनिष्ठ संबंध होता है। और शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है। ये किस तरह से होता है? जो शिक्षण है, शिक्षण किस तरह से साइंटिफिक आधार पे ये प्रदान की जाती है, यानी कि टीचिंग। तो इसमें किस तरह से तथ्यात्मक जानकारी और किस तरह से तार्किकता के आधार पर नॉलेज दी जाती है विद्यार्थियों को। तो ये वास्तव में एक विज्ञान के संदर्भ में होता है, क्योंकि ये जो नॉलेज दी जाती है, ये नॉलेज वास्तव में तार्किक आधार पर, ये नॉलेज वैज्ञानिक पैरामीटर के आधार पर होती है। और जो शिक्षा है वो किस तरह से प्रदान करनी है ताकि विद्यार्थियों को वो जो शिक्षा प्रदान की जा रही है वो बड़ी सहूलियत के साथ, बड़ी आसानी से, बड़ी सार्थकता के साथ विद्यार्थियों के बीच पहुंचाई जा सके, तो वो कला होती है, जिसमें अलग अलग टेक्निक्स का प्रयोग किया जाता है, अलग अलग पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। तो ये कला के अंतर्गत शामिल होता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो शिक्षण है, जो टीचिंग है, वो विज्ञान भी है, वो कला भी है। और शिक्षण एक व्यवसाय है। कि किस तरह से है? जब एक शिक्षक छात्रों को टीचिंग करवाता है तो वो किस तरह से एक व्यवसाय के तौर पे वो कार्य करता है। और शिक्षण एक व्यवसाय है जिस कौशल को प्राप्त करने के लिए लंबी अवधि का अध्ययन और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। यहाँ पे जो शिक्षण एक व्यवसाय है ये काफी महत्वपूर्ण है और इस कौशल को प्राप्त करने के लिए लंबी अवधि का अध्ययन की जरूरत पड़ती है। किस तरह से हमें अलग अलग डिग्री लेनी होती है और उसके बाद हमें प्रशिक्षण की भी आवश्यकता पड़ती है, तब जाकर के हम उस व्यवसाय में पारंगतता हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह से शिक्षण की प्रकृति एवं ये विशेषताएं हैं। अब हम इसके बाद शिक्षण के स्तर को समझेंगे कि शिक्षण के कौन कौन से स्तर है, जिसमें कि सबसे पहले है शिक्षण का स्मृति स्तर, यानी कि मेमोरी लेवल। इसमें क्या कहा गया है, ये क्या होता है? स्मृति स्तर के प्रस्तावक हर्वर्ट है। इन्होंने ये कहा है कि किस तरह से औपचारिक शिक्षण का पहला चरण है ये कौन सा? मेमोरी लेवल। इसमें स्मृति स्तर तथ्यों को कंठस्थ या रटने की प्रवृत्ति को प्रेरित किया जाता है। और स्मृति स्तर यानी कि मेमोरी लेवल के जो प्रस्तावक है हर्वर्ट है, ये कहते हैं कि जो ये मेमोरी लेवल है ये औपचारिक शिक्षण का पहला चरण होता है और इसमें तथ्यों को कंठस्थ या रटने की प्रवृत्ति को छात्रों को प्रेरित किया जाता है। इस दौरान तथ्यात्मक जानकारी को याद करवाया जाता है यहाँ पे, और इसमें तीव्रता, स्थिरता, स्मरण का विकास किया जाता है। ये होता है मेमोरी लेवल में, जो औपचारिक शिक्षण का पहला चरण होता है। और जो दूसरा लेवल है वो है शिक्षण का अबोध स्तर, यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल। ये अबोध स्तर, इसके प्रस्तावक मॉरिसन है। यह विद्यार्थी को सामान्यकरण सिद्धांतों, तथ्यों को समझने तथा बौद्धिक व्यवहार को विकसित करता है। इसमें बच्चों के
तथ्यों के अधिक तार्किक प्रस्तुतिकरण, इनका अर्थपूर्ण विश्लेषण और निष्कर्ष निकालने में पूर्ण रूप से सक्षम होते हैं। इसमें तथ्यों को समझना ही इसका प्रमुख उद्देश्य होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल पे। इसको हम बड़ी आसानी से एक चार्ट के थ्रू समझेंगे। पहले हम इन तीनों लेवलों को समझ लेते हैं ये होता क्या है, जिससे आपको आसानी होगी। और तीसरा लेवल है शिक्षण का चिंतनशील लेवल। चिंतनशील लेवल में क्या होता है? चिंतनशील लेवल के जो प्रस्तावक है वो है हंट इसके प्रस्तावक है, इन्होंने इसका प्रतिपादन किया। यह शिक्षण का उच्चतम एवं व्यवहारिक स्तर होता है, जो अत्यधिक विचारशील होता है तथा उपयोगी भी होता है। चिंतनशील स्तर विद्यार्थी को जीवन में वास्तविक समस्याओं से संबंधित जो भी स्थितियां होती है उनका हल करने के लिए उसे प्रेरित किया जाता है, और इस दौरान व्यवहारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे कि हमें किस तरह से व्यवहारिक समस्याओं को हल करने के लिए इस थर्ड लेवल पे जो है चिंतनशील स्तर, इसमें किस तरह से अनेक व्यवहारिक जो समस्याएं आती है उनका हल निकाला जाता है इस स्तर पे। कक्षा का वातावरण पर्याप्त रूप से मुक्त एवं स्वतंत्र होना चाहिए इस लेवल के लिए, तब जाकर के जो बच्चों की जो अत्यधिक जो विचारशीलता है वो विकसित हो पाएगी। और यहाँ पर समस्या की पहचान की जाती है, उसके बाद उसे परिभाषित किया जाता है, फिर उसका समाधान ढूंढने का प्रयास किया जाता है। और इस स्तर पर विद्यार्थी की मौलिक सोच, दक्षताओं का विकास और क्षमताओं का विकास किया जाता है। इसमें छात्र सक्रिय कल्पनाशील होता है। किस तरह से इसके तहत जो मौलिक सोच होती है उस मौलिक सोच का विकास किया जाता है, कि जो दक्षताएं होती है उनकी जो क्षमताएं होती है उनका विकास किया जाता है, और इसमें छात्र सक्रिय होते हैं और कल्पनाशील होते हैं। तो इस तरह से इस थर्ड लेवल पे हम जो बच्चों का जो विकास है वो किस रूप में होता है, वो अत्यधिक विचारशील के संदर्भ में होता है। इसको हम इस पैरामीटर के संदर्भ में समझेंगे जिससे कि हमें सबसे आसानी होगी। जो इसमें शिक्षण के जो स्तर है, इस स्तरों को 3 भागों में बांटा गया है। इसको तीनों भागों को हम यहाँ पे समझेंगे। जो पहला स्तर है, ये पहला स्तर ये है, और दूसरा स्तर ये है, और तीसरा स्तर ये है। पहले स्तर में जो छात्र है वो सबसे कम विचारशील होता है, और दूसरे में अधिक विचारशील होता है, और तीसरे में वो अत्यधिक विचारशील होता है। जब पहले स्तर पे जो पहला स्तर है मेमोरी स्तर, मेमोरी स्तर में किस तरह से उसकी मेमोरी का डेवलपमेंट किया जाता है। यहाँ पे बच्चे को तथ्यात्मक जानकारी को याद किया जाता है, उनका जो कंठस्थ है वो इस तरह से किया जाता है ताकि बच्चा तथ्यात्मक जानकारी को रट सके, कर सके, जिससे इसमें तीव्रता, स्थिरता, स्मरण का विकास किया जा सके। ये होता है फर्स्ट लेवल पे, ये होता है सबसे कम विचारशील। यहाँ पे जब सबसे कम विचारशील होता है छात्र, तो वास्तव में उसको याद कराने के लिए रटने की प्रवृत्ति को उसके अंदर वो डेवलप करनी पड़ती है, ताकि वो रट करके तथ्यात्मक चीजों को वो याद कर सके। तो यहाँ पे इसलिए वो कम विचारशील होता है, यहाँ से उसका मेमोरी लेवल का डेवलपमेंट होता है। और दूसरा है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है? शिक्षण का अबोध स्तर। इसमें किस तरह से जो बच्चा है वो अधिक विचारशील होने लगता है, इस सेकंड लेवल पे अधिक विचारशील होने लगता है। इसमें जो छात्र है वो तथ्यों को समझने लगता है, वो सोचने समझने लगता है, उसका जो ज्ञानात्मक विकास है वो ज्ञानात्मक विकास धीरे धीरे होने लगता है।
जिससे कि हम ये कहते हैं कि वो सोचने समझने की, उसकी तार्किक करने की जो क्षमता है वो विकसित होने लगती है। वो तथ्यों को समझने लगता है और वो उसका जो बौद्धिक व्यवहार है वो भी विकसित होने लगता है। वो निष्कर्ष करने लगता है, वो तर्क को तार्किक तरीके से सोचने समझने लगता है। तो यहाँ पे वो अधिक विचारशील होने लगता है, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट धीरे धीरे होने लगता है। और जो तीसरी अवस्था है वो है चिंतनशील स्तर। चिंतनशील जो स्तर है ये छात्र का अत्यधिक विचारशील स्तर होता है। यहाँ पे जो छात्र है वो छात्र सबसे अधिक विचारशील होता है और ये शिक्षण का उच्चतम एवं व्यवहारिक स्तर माना जाता है। इस दौरान व्यवहारिक समस्याएं उसके सामने जो घटित होती है, उस व्यवहारिक समस्याओं का वो खुद से हल निकालने लगता है, क्योंकि वो सबसे अधिक विचारशील होता है यहाँ पे। और यहाँ पे उसके लिए क्या होना चाहिए? वातावरण मुक्त होना चाहिए, सीखने के लिए वो स्वतंत्र होना चाहिए, उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। तब जाकर के वो अधिक विचारशील होगा, उसका जो डेवलपमेंट है, वो जो व्यवहारिक समस्याओं का जो हल है वो निकाल पाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे तीसरी स्टेज में जो चिंतनशील का जो स्तर है, यहाँ पे किस तरह से उसके अंदर अनेक क्षमताओं का विकास होने लगता है, जिससे कि जो छात्र है वो सक्रिय एवं कल्पनाशील होता है। तो इस तरह से ये शिक्षण के स्तर है, जो कि 3 स्तर है। इन तीनों स्तरों को हमने एक एक करके समझा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे कि शिक्षण स्तर के जो 3 लेवल है वो कौन कौन से लेवल है, किस तरह से इसमें छात्रों का जो विकास होता है वो किस तरह से होता है। अब हम इसके बाद सिलेबस और करिकुलम को समझेंगे। इसको समझने के लिए बेहतर तरीका है हम इसके डिफरेंस करके हम इसको समझें। पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस और पाठ्यचर्या यानी कि करिकुलम, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो सिलेबस है, सिलेबस की जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो वर्णनात्मक होता है। ये वर्णनात्मक संदर्भ में होता है, ये डिटेल में होता है। और जो करिकुलम है, करिकुलम का जो नेचर है वो निर्देशात्मक होता है, ये इंस्ट्रक्शन के संदर्भ में होता है। और जो सिलेबस है, सिलेबस विषय के लिए होता है, एक विषय के लिए अलग अलग सिलेबस होता है। और जो करिकुलम है, करिकुलम संपूर्ण जो भी कोर्स होता है, उस संपूर्ण कोर्स के लिए करिकुलम को डिजाइन किया जाता है। और विषय क्षेत्र सिलेबस का संकुचित होता है, क्योंकि ये अलग अलग विषय के लिए अलग अलग होता है, इसीलिए जो सिलेबस है, सिलेबस संकुचित होता है। और जो करिकुलम है, करिकुलम विस्तृत होता है। ये विस्तृत इसलिए होता है क्योंकि करिकुलम जो संपूर्ण जो कोर्स होता है, उस संपूर्ण कोर्स के लिए होता है, वो डिटेल में होता है उस संपूर्ण कोर्स के लिए, इसीलिए विस्तृत होता है इसका विषय क्षेत्र। और समय अवधि के संदर्भ में अगर हम बात करें तो समय अवधि जो सिलेबस है, सिलेबस की समय अवधि सामान्यतः तो 1 वर्ष होती है। यह शिक्षक के द्वारा तैयार किया जाता है या शिक्षा बोर्ड के द्वारा तैयार किया जाता है या सरकार के द्वारा भी कई बार इसे तैयार किया जाता है। लेकिन इसकी जो समय अवधि है, समय अवधि सामान्यतः तो 1 वर्ष की होती है सिलेबस की। जो करिकुलम की जो समय अवधि है वो कोर्स समाप्ति तक होती है। जब तक वो कोर्स चलता है, उस कोर्स समाप्ति तक जो करिकुलम है, करिकुलम की समय अवधि होती है। और करिकुलम को सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, स्कूल के द्वारा, कॉलेज के द्वारा इसे तैयार किया जाता है। और जो सिलेबस है, सिलेबस विभिन्न अध्यापकों के लिए भिन्न भिन्न होता है, क्योंकि एक अध्यापक एक विषय को पढ़ाता है। तो अगर अलग अलग विषय के लिए अलग अलग सिलेबस होगा तो यह स्वाभाविक है कि अलग अलग अध्यापकों के लिए सिलेबस भी अलग अलग होगा।
और जो करिकुलम है, पाठ्यचर्या है, वो सभी अध्यापकों के लिए एक समान होता है, क्योंकि जो करिकुलम है वो संपूर्ण कोर्स के लिए डिजाइन किया जाता है। तो इसलिए सभी अध्यापकों के लिए करिकुलम एक समान होता है। तो इस तरह से ये सिलेबस और करिकुलम के बीच डिफरेंस है, इनको हम समझ गए होंगे बड़े ही विस्तार पूर्वक पे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। तो अब हम इसके बाद शिक्षण गतिशील वातावरण के संदर्भ में बात करें कि किस तरह से जो शिक्षण गतिशील वातावरण है वो किस तरह से है। शिक्षण एक निरंतर प्रक्रिया होती है जिसका मूल तत्व संचार होता है। ये किस तरह से निरंतर प्रक्रिया होती है? शिक्षण के द्वारा किस तरह से हम निरंतर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, शिक्षण गतिविधियां निरंतर चलती रहती है। और शिक्षण गतिविधि में संचार का अहम रोल होता है। जब तक संचार नहीं होगा शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच, तब तक जो शिक्षण कार्य है वह संपन्न नहीं होगा, जो कि स्वयं भी गतिशील है। शिक्षण समय और स्थान के अनुसार यह बदलता रहता है। और शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक स्वतंत्र चर होती है और छात्र आश्रित चर होती है। पाठ्य पुस्तक, शिक्षण विधियां, शिक्षण युक्तियां हस्तक्षेपी चर होती है। ये किस तरह से होती है? ये काफी महत्वपूर्ण है। जो शिक्षक है, शिक्षक किस तरह से, एक जो टीचर है, टीचर छात्रों को वो क्या करता है? शिक्षा प्रदान करता है। वो किसको? स्टूडेंट को वो शिक्षा प्रदान करता है। तो यहाँ पे जो टीचर है, टीचर किसको शिक्षा प्रदान कर रहा है? वो कर रहा है स्टूडेंट को। जब टीचर स्टूडेंट को टीचिंग करवाता है तो इस प्रक्रिया से जो स्टूडेंट है वो कुछ ना कुछ लर्निंग हासिल करता है। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट टीचर पे डिपेंड है। तो यहाँ पे जो टीचर है, टीचर क्या होगा? स्वतंत्र चर होगा। और जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट आश्रित चर होगा। आश्रित चर क्यों होगा? क्योंकि ये जो स्टूडेंट है वो टीचर पर वो डिपेंड है। जब टीचर टीचिंग करवाएगा, टीचर लर्निंग करवाएगा, तब जाकर के एक स्टूडेंट लर्निंग हासिल करेगा। टीचर किस तरह से वो टीचिंग करवाता है? वो करवाता है सिलेबस के माध्यम से, करिकुलम के माध्यम से, शिक्षण गतिविधियों के माध्यम से, शिक्षण युक्तियों के माध्यम से। तो यहाँ पे क्या है? ये है हस्तक्षेपी चर। किसके माध्यम से टीचर शिक्षण कार्य करवा रहा है स्टूडेंट को? तो ये हस्तक्षेपी चर कहलाती है। यानी कि हस्तक्षेपी चर से हमें स्वतंत्र चर और आश्रित चर के मध्य संबंध स्थापित किस तरह से हो रहा है उसको समझने में सहायता होती है। किस तरह से इन दोनों में संबंध स्थापित है, इन दोनों चरों को, जो स्वतंत्र चर है, जो आश्रित चर है, इन दोनों को समझने में हमें आसानी मिलती है हस्तक्षेपी चर। हस्तक्षेपी चर किस तरह से यहाँ पे टीचर पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से, शिक्षण विधियों के माध्यम से, शिक्षण युक्तियों के माध्यम से वो स्टूडेंट को टीचिंग करवा रहा है। कौन? टीचर। तो इस तरह से ये होगी हस्तक्षेपी चर। तो यहाँ पे इस प्रक्रिया में जो टीचर है स्वतंत्र चर और जो स्टूडेंट है वो आश्रित चर, क्योंकि स्टूडेंट टीचर पे डिपेंड होता है लर्निंग के लिए। और यहाँ पे हस्तक्षेपी चर ये होती है जो करिकुलम है, जो सिलेबस है, जो टीचिंग टेक्निक्स है, वो होगी यहाँ पे हस्तक्षेपी चर। तो इस तरह से यहाँ पे ये चर के संदर्भ में है। अगर मैं चर को कहूँ कि चर क्या होता है, यानी कि वेरिएबल। वेरिएबल वो होता है जो वास्तव में किसी घटना के जो पहलू होते हैं जिनके तहत हम कार्य करते हैं। अगर मैं रिसर्च के संदर्भ में कहूँ, रिसर्च के संदर्भ में वेरिएबल वो होता है जिस पर एक शोध करता है
जिन पे वो कार्य करता है वो चर कहलाते हैं, यानी कि वेरिएबल कहलाती है, भौतिक चर। अब हम इसके बाद शिक्षण में चरों के विभिन्न कार्यों को समझेंगे यहाँ पे कि शिक्षण में चरों के विभिन्न कार्य क्या है, जिसमें कि सबसे पहले है निदानात्मक क्रिया, यानी कि नैदानिक क्रिया। नैदानिक क्रिया यानी कि किस तरह से? निदानात्मक क्रिया ये होती है कि किस तरह से छात्रों की का किस तरह से शिक्षण कार्य में निदान करना है, वो निदानात्मक क्रिया के संदर्भ में होता है। क्योंकि हर एक छात्र यहाँ पे यूनिक होता है, उसके संदर्भ में यह जानना कि उसे क्या आता है क्या नहीं आता है, यह निदान है कि उसे वास्तव में समझना है कि किस तरह से जो छात्र है, जो उसकी यूनिकनेस है, किस तरह से उसे क्या आता है क्या नहीं आता है, उसकी उन सब संदर्भों को समझना ही निदानात्मक क्रिया कहलाती है। तो शिक्षण कार्य में ये काफी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जब हम छात्रों की इन सभी एस्पेक्ट को समझेंगे कि छात्र को क्या आता है क्या नहीं आता है, तो इससे आगे चल करके हम जो टीचिंग कार्य है वो बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो निदानात्मक क्रिया यानी कि छात्रों को क्या आता है क्या नहीं आता है, उन सब को समझना ही निदानात्मक क्रिया कहलाती है। उपचारात्मक क्रिया। उपचारात्मक क्रिया जब शिक्षक के सामने छात्रों की बहुत सी कमियां आ जाती है कि कौन कौन सी कमियां हैं, किन कमियों को दूर करना है, तो उन कमियों को दूर करने का उपचार ही होता है उपचारात्मक क्रिया। यानी कि सबसे पहले निदानात्मक क्रिया में हम छात्रों को समझते हैं, वास्तव में छात्रों की क्या स्थिति है, क्या आता है क्या नहीं आता है, वो होती है निदानात्मक क्रिया। उपचारात्मक क्रिया में जब हमारे पास छात्रों की कमियों का संपूर्ण ब्यौरा आ जाता है, तो उन कमियों को दूर करने का प्रयास ही उपचारात्मक क्रिया कहलाती है। और तीसरा है मूल्यांकन क्रिया। मूल्यांकन क्रिया यानी कि मूल्यांकन के द्वारा यह जाना जाता है कि छात्रों के आचार व्यवहार में परिवर्तन आया है या नहीं आया है, उन सब को जानना मूल्यांकन क्रिया के माध्यम से सरल होता है। कि किस तरह से मूल्यांकन का मकसद ये होता है कि किस तरह से मूल्यांकन के द्वारा जो छात्रों का जो आचार व्यवहार है उसमें जो परिवर्तन है वो किस तरह से आया है, आया भी है या नहीं आया है, ये मालूम हमें मूल्यांकन क्रिया के माध्यम से चल पाता है। तो इस तरह से शिक्षण में चरों के ये विभिन्न कार्य होते हैं। अब हम इसके बाद शिक्षण, अनुदेश और अधिगम की तुलना को समझेंगे। शिक्षण यानी कि टीचिंग, अनुदेश यानी कि इंस्ट्रक्शन और अधिगम यानी कि लर्निंग, इन तीनों को हम समझेंगे। शिक्षण का मूल विचार ज्ञान को एक से दूसरे पीढ़ी को हस्तांतरण हेतु परस्पर संवादात्मक संबंध स्थापित करना है। यहाँ पे किस तरह से शिक्षक विचारों को, ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वो हस्तांतरित करता है और उनमें किस तरह से संवादात्मक संबंध स्थापित करता है। तो इसी के माध्यम से एक शिक्षक है वो शिक्षक टीचिंग भी करवाता है। इंस्ट्रक्शन में क्या होता है? इंस्ट्रक्शन में छात्र एवं शिक्षक के बीच पारस्परिक अंतःक्रिया की संभावना नहीं होती है। इंस्ट्रक्शन में सिर्फ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, यहाँ पे ये आवश्यक नहीं होता है कि छात्र और शिक्षक के बीच पारस्परिक अंतःक्रिया हो, ये चाहे हो भी ना हो, लेकिन इंस्ट्रक्शन में सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, अनुदेश दिए जाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि शिक्षक और छात्रों के बीच पारस्परिक अंतःक्रिया हो। तो इस तरह से ये होता है अनुदेश में, यानी कि इंस्ट्रक्शन में। अधिगम यानी कि लर्निंग में शिक्षण और अनुदेश के माध्यम से अधिगम के अनुभव प्रदान होते हैं और उनके व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाया जाता है।
जो लर्निंग है, जो अधिगम है, ये शिक्षण यानी कि टीचिंग और इंस्ट्रक्शन के माध्यम से जो लर्निंग है, लर्निंग के अनुभव प्रदान होते हैं और उनके व्यवहारों में वांछित परिवर्तन आता है इनके माध्यम से, टीचिंग और इंस्ट्रक्शन के माध्यम से। और जो शिक्षण है, शिक्षण में अनुदेश निहित होता है, शिक्षण में इंस्ट्रक्शन भी निहित होता है, जिससे कि जो शिक्षक है, शिक्षक टीचिंग कार्य को संपन्न करवाता है। और अनुदेश शिक्षण का एक महत्वपूर्ण घटक होता है, लेकिन इसमें लर्निंग निहित नहीं होती है। इंस्ट्रक्शन शिक्षण का एक महत्वपूर्ण घटक होता है, यह हम सब जानते हैं, लेकिन इसमें लर्निंग निहित नहीं होती है, क्योंकि इसमें किस तरह से इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वो अनुदेश शिक्षण का एक अटूट हिस्सा जरूर होगा, लेकिन इससे क्या है, लर्निंग हासिल नहीं होती है। तो इस तरह से अनुदेश शिक्षण का महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि शिक्षण कार्य अनुदेश के माध्यम से, इंस्ट्रक्शन के माध्यम से संपन्न करवाया जाता है। और इंस्ट्रक्शन के माध्यम से ये जरूरी नहीं है कि उससे लर्निंग हासिल होती है। और अधिगम के लिए शिक्षण और अनुदेश सहायक होता है, परंतु यह आवश्यक भी नहीं होता है। तो इस तरह से जो लर्निंग है, लर्निंग के लिए टीचिंग और इंस्ट्रक्शन सहायक तो जरूर होता है, लेकिन ये कंपलसरी भी नहीं होता है। और शिक्षण से ज्ञानात्मक एवं क्रियात्मक पहलुओं का विकास होता है। हम सब जानते हैं कि शिक्षण से किस तरह से कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, किस तरह से क्रियात्मक पहलुओं का विकास होता है, लेकिन जो अनुदेश है, अनुदेश यानी कि इंस्ट्रक्शन से केवल ज्ञानात्मक पहलुओं का विकास होता है। और अधिगम शिक्षण और अनुदेश के प्रभाव का परिणाम होता है। जो लर्निंग है, लर्निंग टीचिंग और जो इंस्ट्रक्शन है, इसके प्रभाव का परिणाम होता है, तब जाकर के हम लर्निंग हासिल करते हैं। तो इस तरह से ये टीचिंग और इंस्ट्रक्शन और लर्निंग के बीच ये तुलना है, ये भी इनके बीच अंतर है, जिनको हमने एक एक करके समझा है। अब हम इसके बाद शिक्षण के उद्देश्य को समझेंगे। शिक्षण के उद्देश्यों को हम दो भागों में समझते हैं, जिसमें कि निर्देशात्मक उद्देश्यों को वर्गीकृत करने के दो मुख्य तरीके होते हैं, जिसमें कि पहला है ब्लूम द्वारा दिया गया वर्गीकरण। जो ये ब्लूम द्वारा दिया गया वर्गीकरण है, ये काफी महत्वपूर्ण है। ब्लूम ने 1956 के अनुसार शिक्षण या अनुदेशात्मक उद्देश्य को 3 श्रेणियों, जिसे 3H में इसमें विभाजित किया गया। जो 3H मॉडल है, ये ब्लूम ने 1956 में दिया। इसमें क्या कहा गया है, जो पहला H है उसमें कहा गया है हेड्स, और दूसरा H है वो है हार्ट, और तीसरा H है वो है हैंड। इसमें जो पहला H है, पहले H में जो हेड है, इसमें किस तरह से ज्ञानात्मक संदर्भ को प्रदर्शित किया गया है। और जो दूसरा H है, दूसरे H में हार्ट है, हार्ट किस तरह से भावनात्मक संदर्भ को प्रदर्शित करता है। और जो तीसरा H है वो हैंड से संबंधित है, और वो मनोसंचालित के संदर्भ में प्रदर्शित करता है। तो इन तीनों H को हम एक एक करके समझेंगे, ये काफी महत्वपूर्ण है। यानी कि ब्लूम ने 1956 में 3H मॉडल जो दिया है वो है हेड, हार्ट और हैंड। जैसे कि 3H में ही प्रदर्शित हो रहा है, जो तो हेड से संबंधित है, जो फर्स्ट H है वो कहीं ना कहीं हमारे ज्ञानात्मक संदर्भ को परिलक्षित करता है, और जो दूसरा H है वो हार्ट से संबंधित है, वो भावनात्मक चीजों को वो प्रदर्शित करेगा। और जो तीसरा H है वो जो हैंड है, वो किस तरह से हमारे जो कार्य है, जो किस तरह से हमारे क्रियाकलाप होते हैं,
जो मनोसंचालित संदर्भ में होते हैं उनको परिलक्षित करता है। इसको डिटेल में एक एक करके समझ लेते हैं, जिसमें कि जो पहला एच है, पहला एच ज्ञानात्मक क्षेत्र यानी कि कॉग्निटिव डोमेन, ये किस तरह से हमारी ज्ञानात्मकता से संबंधित होता है। यह बौद्धिक क्षमता के विकास से संबंधित होता है, जिसके 6 स्तर है। इन 6 स्तरों में बांटा गया है इसको। जो फर्स्ट एच है, फर्स्ट एच यानी कि ये हेड से संबंधित है, जो कि बौद्धिक क्षमता के विकास से संबंधित है, जिसमें कि इन 6 स्तरों में जो बांटा गया है उसका पहला स्तर है वो है ज्ञान। ज्ञान यह जानकारी को याद करने से संबंधित है। किस तरह से मैंने कहा, जो पहला एच है वो हेड से संबंधित है, ज्ञानात्मकता से संबंधित है, जिसमें जो इसका पहला स्तर है वो है ज्ञान, यह जानकारी को याद करने से संबंधित है। और दूसरा है बोध। बोध यह सामग्री का अर्थ समझने की क्षमता से संबंधित है। जो सामग्री होगी उसको उसके सामग्री का जो अर्थ है उसको समझने और उसकी जो क्षमता है उससे संबंधित है ये बोध। और तीसरा है उपयोग। उपयोग जो जाना और समझा जाता है उसको व्यवहारिक रूप में लागू करना होता है। किस तरह से हमने बौद्धिक स्तर में जो जाना और समझा है उसको हम किस तरह से व्यवहारिक रूप में लागू करें, वो उपयोग के संदर्भ में आता है। और चौथा है विश्लेषण। विश्लेषण यानी कि किसी चीज को घटकों में तोड़कर समझना। विश्लेषण होता ही ये है, किसी जटिल से जटिल चीजों को हम कब समझेंगे, जब हम इसको अलग अलग छोटे छोटे भागों में तोड़कर समझेंगे, तो वो विश्लेषण होता है। और संश्लेषण। संश्लेषण यानी कि घटकों को एक साथ जोड़ करके समझना। जो हमने विश्लेषण में अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर समझा है, संश्लेषण में क्या होता है, इन छोटे छोटे टुकड़ों को एक साथ जोड़ करके समझना ही संश्लेषण कहलाता है। और छठा है मूल्यांकन। मूल्यांकन, इसमें सामग्री का मूल्यांकन किया जाता है। तो इस तरह से जो पहला एच है जो हेड से संबंधित है, वो जो कि ज्ञानात्मकता से संबंधित है, उसके जो 6 स्तर है उन 6 स्तरों को हमने यहाँ पे एक एक करके समझ लिया है। अब हम दूसरे एच को समझेंगे। दूसरे एच यानी कि जो हार्ट से संबंधित है, जो भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र से इसका ताल्लुक है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से मनोदृष्टि, मनोभाव, प्रेरणा, शिक्षण प्रक्रिया में छात्र की सहभागिता, जो हम सीखते हैं उनका महत्व जानना है, ये इसके अंतर्गत आता है। इसके 5 स्तर है। इन 5 स्तरों को हम एक एक करके समझेंगे, जिसमें कि सबसे पहले है आग्रहण। ये ग्रहण करने की इच्छा को बताता है। तो किस तरह से आग्रहण में ग्रहण करने की इच्छा को वो परिलक्षित करता है। प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया में सहभागिता की इच्छा को ये बताता है। और आकलन। आकलन, जो हम सीख रहे हैं उसका क्या महत्व है, ये सब आकलन किया जाता है इसके तहत। और चौथा है संयोजित करना। संयोजित करना यानी कि जो सीख रहे हैं उसको संयोजित करना है। ये संयोजित करने के संदर्भ में इसमें ये जो हम सीख रहे हैं उसको संयोजित करना है। 5वां है निरूपण। निरूपण अपने व्यवहार में लाना। जो हम सीख रहे हैं उसको हम अपने व्यवहार में किस तरह से लाए, तो वो इसके अंतर्गत आता है। तो इस तरह से जो सेकंड एच है जो हार्ट से संबंधित है, उसकी 5 स्तर है। उन 5 स्तरों को हमने यहाँ पे एक एक करके समझा है। और जो कि भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र से संबंधित है, दूसरा एच जो हार्ट है। अब हम तीसरे एच पे आते हैं। तीसरा एच जो हैंड से संबंधित है, मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र। ये जो तीसरा एच है, ये किस तरह से हमारे कामों के संदर्भ में
चीजों को परिलक्षित करता है। यह क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र है, यानी कि जैसा मैंने कहा हमारी क्रियाएं हमारे कामों को परिलक्षित करता है, क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र को बताता है। इसके 5 क्षेत्र होते हैं, इसके 5 स्तर है, जिसमें कि सबसे पहले है प्रतिरूपता। प्रतिरूपता इसमें कुशल व्यक्ति के कौशल को अपनाया जाता है। जो कुशल व्यक्ति है उसके कौशलों को प्रतिरूपता के तहत अपनाया जाता है। और दूसरा है कार्य साधन। इसमें क्या होता है, कार्य साधन में इसमें विद्यार्थी मशीनरी उपकरणों के साथ प्रयोग करने का प्रयास करता है। इसमें किस तरह से जो कार्य साधना है, कार्य साधना पे फोकस की जाती है, जिसमें विद्यार्थी मशीनरी एवं उपकरणों के साथ प्रयोग करने का वो प्रयास करता है, उनके प्रयोग के माध्यम से वो सीखता है। तीसरा है परिशुद्धता। परिशुद्धता एक कार्य को बार बार किया जा सकता है जिससे शुद्धता आती है। जो तीसरा एच है, तीसरा एच काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें जो इसका जो तीसरा क्षेत्र है परिशुद्धता। परिशुद्धता में ये कहा गया है कि जो हम कार्य कर रहे हैं उसको बार बार किया जाए जब तक कि उसमें शुद्धता नहीं आती है। ये बार बार चीजों को करने के लिए प्रेरित करता है। और चौथा है स्पष्ट अभिव्यक्ति। स्पष्ट अभिव्यक्ति यह भी सतत अभ्यास पर निर्भर करता है। जब हम सतत अभ्यास करेंगे तब जाकर के जो हमारी अभिव्यक्ति है वो बेहतर हो पाएगी। पांचवा है प्रकटीकरण। प्रकटीकरण इसमें कौशल का आत्मसात किया जाता है और जिसमें संशोधन करना, नई तकनीक को डिजाइन किया जाता है। किस तरह से कौशल का इसमें आत्मसात किया जाता है, जिसमें संशोधन किया जाता है, नई नई तकनीकों को डिजाइन किया जाता है, जिससे क्या हो सके है हमारी जो उत्पादकता है वो इंक्रीज हो सके। तो इस तरह से जो ये तीसरा एच है जो हैंड से संबंधित है वो मनुष्य संचालित ज्ञान क्षेत्र को बताता है, जिसके 5 क्षेत्र है। इन्हों 5 क्षेत्रों को हमने एक एक करके यहाँ पे समझा है। अब हम इसके बाद दूसरे उद्देश्य को समझेंगे, जो कि गैगने और ब्रिक्स के द्वारा शिक्षण एवं निर्देशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण इन्होंने किया है। गैगने और ब्रिक्स के द्वारा इन्होंने किस तरह से शिक्षण एवं निर्देशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है, उन वर्गीकरण को हम यहाँ पे एक एक करके समझेंगे, जिसमें कि सबसे पहले है बौद्धिक कौशल। बौद्धिक कौशल यह कौशल किसी समस्या को सुलझाने, सीखने की अवधारणा और नियम सीखने के में महत्वपूर्ण है। जो बौद्धिक कौशल है, बौद्धिक कौशल को गैगने और ब्रिक्स के द्वारा ये कहा गया है कि किस तरह से जो बौद्धिक कौशल है, बौद्धिक कौशल किसी समस्या को सुलझाने, सीखने की अवधारणा और नियम सीखने में वो महत्वपूर्ण होती है। ज्ञानात्मक रणनीति। ज्ञानात्मक रणनीति इसमें किसी व्यक्ति के स्वयं के शिक्षण, स्मरण शक्ति, विचार कौशल को विकसित करने की विधि शामिल है। ज्ञानात्मक रणनीति में किस तरह से इसमें यह होता है कि शिक्षण, स्मरण शक्ति, विचार कौशल को विकसित करने की विधि इसमें शामिल होती है, जिससे क्या हो सके हमारा जो कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो सके। और तीसरा है मौखिक सूचना। मौखिक सूचना प्राप्त किए गए ज्ञान को मौखिक रूप से लेक्चर देना है कि किस तरह से जो हमारे पास जो ज्ञान है, जो हमारे अंदर जो भी ज्ञान है जो संचरित है हमारे अंदर, उसको हमने किस तरह से मौखिक रूप में उसको लोगों तक प्रोवाइड करवाना है, वो कहा गया है मौखिक सूचना के अंतर्गत। और चौथा है संचालन तंत्र और शारीरिक क्षमता। जब मस्तिष्क और तंत्रिका प्रणाली एक साथ काम करते हैं तो उसमें सामंजस्य कैसे स्थापित किया जाए, ये सब
संचालन तंत्र और शारीरिक क्षमता के तहत आता है कि किस तरह से जब मस्तिष्क और तंत्रिका प्रणाली एक साथ काम करे तो इनमें सामंजस्य किस तरह से स्थापित करना है। और पांचवा है मनोदृष्टि। मनोदृष्टि यह किसी व्यक्ति के आंतरिक या मानसिक स्थिति को व्यक्त करता है। मनोदृष्टि वास्तव में व्यक्ति के उनके आंतरिक एवं मानसिक स्थिति को वो परिलक्षित करता है। तो इस तरह से ये गैगने और ब्रिग्स के द्वारा शिक्षण एवं निर्देशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया है, जो 5 वर्गों में विभाजित है, जिनको हमने एक एक करके समझा है। अब हम इसके बाद शिक्षण के महत्वपूर्ण कारक शिक्षण सूत्र को समझेंगे, जिसमें कि सबसे पहले है जो शिक्षण है वो सरल से जटिल की ओर होना चाहिए। सरल से जटिल की ओर यानी कि जब हम शिक्षण कार्य करवाते हैं उसमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, शिक्षण सरल से जटिल की ओर होना चाहिए, ताकि छात्रों को शिक्षण के दौरान बोरियत महसूस ना हो सके। सरल से जटिल की ओर हमें सबसे पहले जो छात्रों को पहले से मालूम है, जिसके बारे में जानकारी छात्रों को है, उसको सबसे पहले छात्रों को बताना चाहिए। तो उसके बाद धीरे धीरे हमें जटिल की ओर आना होगा, जिससे कि जो छात्रों की जो उत्सुकता है, जो छात्रों की जो रोचकता है वो भी बनी रहेगी और छात्र बोरियत महसूस नहीं करेंगे। तो इस तरह से सरल से जटिल की ओर शिक्षण होना चाहिए। दूसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर। जो शिक्षण कार्य है, शिक्षण कार्य ज्ञात से अज्ञात की ओर होना चाहिए। जो भी चीजें ज्ञात है, जिसके बारे में छात्रों को मालूम है, जो प्रत्यक्ष तौर पे कहीं ना कहीं उनके आसपास घटित हो रही है, उसको हमें सबसे पहले छात्रों के सामने रखना चाहिए, जिससे कि ज्ञात चीज़ों के बारे में छात्र सबसे पहले जान और समझ सके, जिससे कि उनके अंदर और ज़्यादा सीखने की जो ललक है वो पैदा हो सके। उसके बाद हमें अज्ञात चीज़ों की ओर आगे बढ़ना चाहिए, तब जा कर के जो शिक्षण कार्य है वो बेहतरी के साथ संपन्न हो पाएगा। और तीसरा है मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त से अमूर्त की ओर जो मूर्त चीजें हैं उनका किस तरह से शिक्षक के द्वारा सबसे पहले शिक्षण के दौरान उन चीजों के बारे में बताना चाहिए, ताकि मूर्त चीजों से क्या होगा, जब शिक्षक अमूर्त की ओर शिक्षण करवाएगा तो इससे क्या होगा, इसमें बोरियत महसूस नहीं होगी। छात्र एक तरह से शिक्षण के साथ वो जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। तो इस तरह से मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण कार्य होना चाहिए। और चौथा है अनिश्चित से निश्चित की ओर। छात्रों में जो भी शंकाएं होती है वो अनिश्चितता के तौर पे होती है और उसे शिक्षकों के द्वारा धीरे धीरे दूर करना चाहिए, जिससे निश्चित ज्ञान उन्हें प्राप्त हो सके। यानी कि किस तरह से जो छात्र है, छात्रों को जो नॉलेज नहीं होती है उसको हमें उनकी शंकाओं को सबसे पहले दूर करना चाहिए। उसके बाद हमें धीरे धीरे निश्चितता की ओर आगे बढ़ना चाहिए। तो तब हम उनकी शंकाओं को किस तरह से वो उन कॉन्सेप्ट को वो उनसे वो परिचित नहीं है और उन कॉन्सेप्ट को हमें क्लियर करना चाहिए। तो इस तरह से धीरे धीरे हमें उनके जो कॉन्सेप्ट जब हम स्पष्ट करेंगे तो ये स्वाभाविक है हम निश्चितता की ओर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि छात्रों को पहले से पूरी जानकारी जरूरी नहीं है कि वो मालूम होगी उस टॉपिक के संदर्भ में। तो उस टॉपिक के संदर्भ में सबसे पहले उनकी शंकाओं को दूर करना चाहिए, तब जा कर के हम उनमें एक निश्चितता कायम कर पाएंगे। तो इस तरह से अनिश्चितता से निश्चितता की ओर हमारा टीचिंग कार्य होना चाहिए। और पांचवा है विशेष से सामान्य की ओर। हमें जब टीचिंग कार्य करवाया जाता है शिक्षक के द्वारा तो क्या करना चाहिए, हमें विशेष से सामान्य की ओर जाना चाहिए।
सबसे पहले विशिष्ट उदाहरण दिए जाने चाहिए, फिर उसके बाद सामान्य सिद्धांत बनाए जाने चाहिए। अगला है मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर। जब टीचिंग कार्य करवाया जाए तो इसमें अच्छा खासा टीचर को ये ध्यान देना चाहिए कि मनोवैज्ञानिक से तार्किकता की ओर टीचिंग कार्य हो, जिसमें कि विद्यार्थियों को उनकी योग्यताएं, उनकी क्षमताओं के अकॉर्डिंग टीचिंग कार्य करवाया जाए। उसके बाद हमें तार्किकता की ओर आगे बढ़ना चाहिए। और सातवां है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। टीचिंग का सबसे अच्छा ये तरीका होता है कि किस तरह से हमें टीचिंग के दौरान विश्लेषण के माध्यम से सबसे पहले टीचिंग कार्य को शुरू करना चाहिए। विश्लेषण में क्या होता है, किसी टॉपिक को छोटे छोटे भागों में तोड़ करके उसको एक्सप्लेन किया जाता है। और टीचिंग में सबसे पहले यही करना चाहिए, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। और संश्लेषण में ये होता है जो हमने छोटे छोटे संदर्भों में, छोटे छोटे अंशों में चीज़ों को हमने एक्सप्लेन किया है, उसको एक साथ एक संदर्भ में उसको समावेशित करना है, उसको एक साथ जोड़ करके समझना है, वो होता है संश्लेषण। तो इस तरह से सबसे अच्छी टीचिंग वो होती है जो विश्लेषण से संश्लेषण की ओर होता है। और आठवां है पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से अंश की ओर यानी कि टीचिंग कार्य के दौरान टीचर को ये करना चाहिए कि किस तरह से हमें सबसे पहले सामान्य संदर्भ में हमें जानकारी देनी होगी छात्रों को। उसके बाद हमें उस विषय को छोटे छोटे अंशों में तोड़ करके उसको और डिटेल में और बारीकी से उसको एक्सप्लेन करना होगा। उसके संदर्भ में तार्किक क्षमता के आधार पर वो टीचिंग करवा रही होगी। तो इस तरह से पूर्ण से अंश की ओर हमें टीचिंग करवानी चाहिए। और नौवां है प्रकृति का अनुकरण। प्रकृति का अनुकरण इस तरह से होना चाहिए टीचिंग में कि किस तरह से जो हम टीचिंग करवा रहे हैं उसका संबंध वास्तविक एवं व्यवहारिक संदर्भ में होना चाहिए। तब जाकर के ये जो टीचिंग कार्य है वो बड़ी बेहतरी के साथ संपन्न होगा। जब उसका रिलेट कहीं ना कहीं प्रकृति से, उसका रिलेट समाज से होगा, तब जाकर के जो विद्यार्थी उस टॉपिक के साथ, उस शिक्षण गतिविधि के साथ वो अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। और 10वां है इंद्रियों का प्रशिक्षण। जब टीचिंग करवाई जाए तो टीचिंग करवाने के दौरान अध्यापक के द्वारा शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। इससे क्या होता है, जो हमारी इंद्रियां हैं उन सभी इंद्रियों का प्रयोग होता है, जिसमें हमें श्रव्य साधनों का प्रयोग करना चाहिए, दृश्य साधनों का प्रयोग करना चाहिए, श्रव्य एवं दृश्य साधनों का प्रयोग करना चाहिए। तो इस तरह से जब हम शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग करते हैं टीचिंग कार्य में, तो संपूर्ण इंद्रियों का प्रयोग होता है शिक्षण के दौरान, जिससे क्या होता है, टीचिंग जो कार्य है वो टीचिंग कार्य बड़ी बेहतरी के साथ संपन्न होता है। तो इस तरह से शिक्षण के ये महत्वपूर्ण कारक शिक्षण सूत्र है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसको ध्यान में रखना काफ़ी ज़रूरी है, जिसके चलते जो हमारा टीचिंग कार्य है वो अच्छे से संपन्न होता है। अब हम इसके बाद ये देखेंगे कि शिक्षण की महत्वपूर्ण जो विधियां हैं उन विधियों को समझेंगे। शिक्षण की 3 महत्वपूर्ण विधियां होती है, जिसमें कि एक होती है अध्यापक केंद्रित शिक्षण विधि यानी कि टीचर सेंटर्ड, और दूसरी होती है मिश्रित विधि, और तीसरी होती है विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण पद्धति। तो इन तीनों को हम समझेंगे, डिफरेंस के संदर्भ में भी समझ सकते हैं, या इसको मैंने अलग अलग संदर्भ में भी यहाँ पे टेबल के फॉर्मेट में लिया है। जो अध्यापक केंद्रित शिक्षण पद्धति होती है ये सामान्यतः बड़े समूहों की शिक्षण विधि होती है, और जो मिश्रित शिक्षण पद्धति होती है ये लघु समूह शिक्षण विधि होती है, और जो विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण पद्धति होती है ये निजीकृत
शिक्षण विधि होती है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अध्यापक केंद्रित शिक्षण पद्धति जो बड़े समूह की शिक्षण विधि होती है, इसमें क्या होता है, व्याख्यान होता है। एक शिक्षक के द्वारा व्याख्यान दिया जाता है और इसमें व्याख्यान एवं प्रयोग विधि होती है, डेमोन्स्ट्रेशन होता है और ये समूह शिक्षण होता है। सबसे बड़ी ये बात है, इस बड़े समूह के लिए जो टीचिंग होती है ये समूह शिक्षण होता है। इसमें बहुत से छात्र के साथ अध्यापक के द्वारा कक्षा में विचार गोष्ठी, पैनल चर्चा, संवाद आदि करवाया जाता है। तो इस माध्यम से ये जो टीचिंग है ये टीचिंग करवाई जाती है। और टेलीविज़न और वीडियो प्रस्तुति की जाती है। टेलीविज़न के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से ये टीचिंग होती है। इसमें टेलीविज़न का प्रयोग किया जाता है और समीक्षा नीति इसमें होती है, जिसमें समूह विधि, चर्चा विधि, समूह शिक्षण की समीक्षा की जाती है और इसमें प्रश्नोत्तरी शिक्षण नीति को भी अपनाया जाता है। और अब हम मिश्रित शिक्षण पद्धति के संदर्भ में बात करेंगे, जो लघु समूह शिक्षण विधि होती है। इसमें समूह चर्चा होती है, जिसमें चर्चा, संगोष्ठी, सम्मेलन होता है और इसमें सेमिनार्स होते हैं। इसमें पैनल चर्चा होती है, विचार मंथन होता है आपस में और परियोजना विधि होती है। इसमें परियोजना विधियों का प्रयोग किया जाता है और इसमें केस स्टडी होती है, केस स्टडी दी जाती है और इसमें पात्र अभिनय होता है, नाटक के संदर्भ में चीज़ों को सिखाया जाता है। इसमें प्रदर्शन होता है। और जो तीसरा प्रकार है वो है विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण पद्धति। ये निजीकृत शिक्षण विधि होती है। इसमें असाइनमेंट दिया जाता है, उस असाइनमेंट पर छात्रों के द्वारा काम किया जाता है और इसमें कार्यक्रम अनुदेश दिए जाते हैं, इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। इंस्ट्रक्शन के द्वारा ये जो टीचिंग है ये टीचिंग होती है और ये कंप्यूटर आधारित शिक्षण होता है और इसमें परस्पर संवादात्मक वीडियो का प्रयोग किया जाता है और ये मुक्त अधिगम होता है, ओपन लर्निंग ये होती है और ये सतत अनुकरण इसमें होता है और ऐतिहासिक खोज विधि का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से ये शिक्षण की महत्वपूर्ण विधियां हैं, जो कि अध्यापक केंद्रित होती है, मिश्रित पद्धति होती है और विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण पद्धति होती है। तो इस तरह से ये तीन विधियां, तीनों विधियों को हमने एक एक करके समझा है। अब हम इसके बाद माइक्रो टीचिंग को समझेंगे। माइक्रो टीचिंग यानी कि सूक्ष्म शिक्षण। जो सूक्ष्म शिक्षण है, ये सूक्ष्म शिक्षण को सबसे पहले 1961 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने इसे शुरू एवं प्रतिपादित किया। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने 1961 में माइक्रो टीचिंग की शुरुआत की, इसका इन्होंने प्रतिपादन किया। इसमें क्या होता है, ये कोई टीचिंग नहीं है, ये टीचिंग नहीं है, ये एक तरह से ट्रेनिंग है। टीचिंग ट्रेनिंग इसमें दी जाती है, इसमें टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। ये इसमें शिक्षा प्रदान नहीं की जाती है। इसमें एक समय में एक ही शिक्षण कौशल का अभ्यास करवाया जाता है। यानी कि माइक्रो टीचिंग में एक समय में एक ही शिक्षण कौशल का अभ्यास करवाया जाता है और इसमें शिक्षण का समय 5 से 10 मिनट तक होता है और इसमें विद्यार्थियों की संख्या 5 से 10 होती है। और यह शिक्षण विधि नहीं है जैसा मैंने कहा, बल्कि शिक्षण कौशल का अभ्यास यानी कि ट्रेनिंग होती है। इसमें शिक्षण के कौशलों का अभ्यास करवाया जाता है। इसमें शिक्षक को तैयार किया जाता है, उसके कौशलों का विकास किया जाता है, उसको ट्रेनिंग दी जाती है माइक्रो टीचिंग के द्वारा। तो इस तरह से ये माइक्रो टीचिंग है। अब हम शिक्षण सहायक सामग्री को समझेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री होती क्या है? अध्यापक के द्वारा पाठ्य सामग्री को समझाते समय शिक्षक के जिन जिन सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है वह शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है। यानी कि शिक्षण सहायक सामग्री वो होती है जब एक शिक्षक टीचिंग करवाता है, उस टीचिंग के दौरान जो करिकुलम होता है, जो पाठ्य सामग्री होती है, जो पाठ्यक्रम होता है, उसको समझाते समय शिक्षक जिन जिन
सामग्रियों का वो प्रयोग करता है शिक्षण के लिए, ताकि बड़ी बेहतरी के साथ शिक्षण कार्य संपन्न करवाया जाए। जिन जिन सामग्रियों का शिक्षक प्रयोग करता है वह ही शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है। जो ये शिक्षण सहायक सामग्री है ये 3 प्रकार की होती है, जिसमें कि सबसे पहले है श्रव्य साधन, और दूसरा है दृश्य साधन, और तीसरा है श्रव्य एवं दृश्य साधन। श्रव्य साधन में आता है रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन। ये जो श्रव्य साधन है, श्रव्य साधन वो साधन होते हैं जिनको हम केवल सुन सकते हैं, ना ही इसको देख सकते हम, ना ही इसको महसूस कर सकते, इसको हम टच कर सकते हैं। तो ये जो श्रव्य साधन है इसको हम केवल सुन सकते हैं, जैसे कि रेडियो हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, ग्रामोफोन हो गया। और दूसरा है दृश्य साधन। दृश्य साधन वो साधन होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, जिसमें कि चार्ट पेपर, मानचित्र, प्रतिमाएं, प्रोजेक्टर, ग्राफ, चित्र, रेखा चित्र, पत्र पत्रिकाएं और फ्लैश कार्ड, ये आते हैं दृश्य साधन में। और अगला है दृश्य एवं श्रव्य साधन, जिनको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, वो कहलाते हैं दृश्य एवं श्रव्य साधन, जिसमें कि चलचित्र एवं सिनेमाएं होती है, और समाचार होते हैं, टेलीविजन होते हैं, श्यामपट होता है, वास्तविक पदार्थ होते हैं, संवाद की सामग्री होती है। तो इस तरह से ये शिक्षण सहायक सामग्री है, जिसके 3 प्रकार है। इन तीनों प्रकार को हमने समझ लिया है। अब हम इसके बाद माइंड मैपिंग को समझेंगे। माइंड मैपिंग यानी कि मन मानचित्र। मन मानचित्र क्या होता है, किस तरह से जो मन मानचित्र के तहत टीचिंग कार्य करवाया जाता है, उसको समझेंगे। जो माइंड मानचित्र है, जो माइंड मैपिंग है, यह एक तरह से ये शिक्षण विधि है जिसको 1960 में टोनी बुचान द्वारा इसे विकसित किया गया। टोनी बुचान ने इसको विकसित किया, किसको? माइंड मैपिंग। और ये जो माइंड मैपिंग है ये शिक्षण की एक विधि है। इसमें विषय वस्तु को सरल बनाने के लिए विषय वस्तु का चित्रात्मक वर्णन किया जाता है, ताकि हम अपने जो टॉपिक को बड़े बेहतरी के साथ पढ़ा सके, उसको हम सरल तरीके से हम प्रस्तुत कर सके अपनी विषय वस्तु को। इसके लिए चित्रात्मक वर्णन किया जाता है। वो चित्रात्मक वर्णन किस तरह से किया जाता है? विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों एवं उपभागों में तोड़कर फिर एक साथ जोड़कर समझाया जाता है, जिससे मन में एक मानचित्र का स्वरूप दिया जा सके। इसमें यह प्रयास किया जाता है जो हमारी विषय वस्तु है, उस विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में तोड़कर बताया जाए और फिर उसके बाद उसको एक साथ जोड़ करके समझाया जाता है, ताकि बच्चों के माइंड में एक मानचित्र का स्वरूप बनाया जा सके। तो इस संदर्भ में जब टीचिंग करवाई जाती है उसको हम माइंड मैपिंग कहते हैं। अब हम इसके बाद कॉन्सेप्ट मैपिंग को समझेंगे। अवधारणा मानचित्र। अवधारणा मानचित्र है क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। ये भी एक तरह से एक शिक्षण विधि है। ये शिक्षण विधि किस तरह से है, इसको भी समझ लेते हैं। यह एक प्रकार की कक्षा शिक्षण में किसी अवधारणा को व्यवस्थित करने एवं समझाने के लिए विकसित की गई चित्रात्मक विधि होती है। ये चित्रात्मक विधि इस रूप में होती है जब कक्षा में शिक्षण करवाया जाता है और किसी अवधारणा को व्यवस्थित करने और समझने के लिए इस तरह से इसको चित्रात्मक स्वरूप में इसको विकसित किया जाता है। और जो कॉन्सेप्ट मैपिंग है, इसकी जो खोज है ये 1984 में ओसुबेल ने की। ओसुबेल ने सबसे पहले 1984 में इसकी खोज की कि किस तरह से कॉन्सेप्ट मैपिंग के तहत वो जो टीचिंग है वो टीचिंग करवाई जाए। इसमें जटिल विषय वस्तु को सरलतम ढंग से प्रस्तुत किया जाता है कि किस तरह से हम जो कॉन्सेप्ट है उन कॉन्सेप्ट को हम
किस तरह से सरलतम ढंग से प्रस्तुत करें, जिसमें कि मुख्य अवधारणा को शीर्ष पर और उप अवधारणा को किस तरह से नीचे क्रम में दर्शाया जाता है। जो जटिल से जटिल विषय वस्तु होगी, उन जटिल से जटिल विषय वस्तु को कॉन्सेप्ट मैपिंग के तहत उसको समझाया जाता है, जिसमें कि जो मुख्य अवधारणा है उस मुख्य अवधारणा को सबसे शीर्ष पर उसे प्रदर्शित किया जाता है, और उसके बाद जो उप अवधारणाएं होती है, इस अवधारणा की अन्य अवधारणाएं होती है, उन अवधारणाओं को नीचे क्रम में उसको दर्शाया जाता है। तो इस तरह से एक कॉन्सेप्ट मैपिंग होती है, जिसके तहत जटिल विषय वस्तु को सरलतम ढंग से उसको प्रस्तुत किया जाता है। अब हम इसके बाद मूल्यांकन की तकनीक को समझेंगे कि किस तरह से इवैल्यूएशन की जो टेक्निक्स है वो कौन कौन सी टेक्निक्स है। उन सभी टेक्निक्स को यहाँ पे एक एक करके समझेंगे, जिसकी 2 टेक्निक्स होती है, जिसमें कि सबसे पहले है परिमाणात्मक तकनीक, यानी कि क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, जिसमें लिखित परीक्षाएं आती है, मौखिक परीक्षाएं आती है, व्यवहारिक परीक्षाएं आती है। ये एक तरह से क्वांटिटी के संदर्भ में होता है, जिसको हम अंकों के रूप में बड़ी आसानी से इसको प्रदर्शित करते हैं। जो भी लिखित परीक्षाएं होती है, उन लिखित परीक्षाओं को इसके अंतर्गत रखा जाता है। जो मौखिक परीक्षाएं होती है, जो एक व्यवहारिक परीक्षा या उसको हम कह सकते हैं प्रोजेक्ट के संदर्भ में। तो इस तरह से ये क्वांटिटी के संदर्भ में होता है ये इवैल्यूएशन। और अगला है गुणात्मक तकनीकें। गुणात्मक तकनीकें यानी कि क्वालिटेटिव टेक्निक्स। इसमें साक्षात्कार शामिल होता है, इसमें जांच सूची शामिल होती है। जांच सूची में क्या होता है, व्यवहार के बारे में प्रमाण इकट्ठे किए जाते हैं, जिसका हमें इवेल्युएट करना है। उसके व्यवहार के प्रमाण इकट्ठे करने होते हैं, उसके बाद हमें उसका इवेल्युएशन करते हैं। तो इस तरह से ये जांच सूची कहलाती है। और रेटिंग स्केल होता है, हम किसी को रेट करते हैं। और संचित रिकॉर्ड होता है, छात्रों के व्यवहार के बारे में जानकारी का पता लगाया जाता है, जिससे हम संचित रिकॉर्ड के संदर्भ में उसको हम समझते हैं। तो इस तरह से जो छात्रों के व्यवहार की जो जानकारी का पता लगाया जाता है, वो भी एक तरह से गुणात्मक तकनीकें होती है। तो इस तरह से मूल्यांकन की ये 2 तकनीकें हैं। अब हम इसके बाद मूल्यांकन के प्रकारों को समझेंगे। मूल्यांकन के कौन कौन से प्रकार है, जिसमें कि सबसे पहले है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन ये कब होता है, किस तरह से होता है? यह मूल्यांकन विधि छात्रों के शिक्षण को शुरुआत या प्रवेश देने के लिए प्रयोग किया जाता है। जब हम छात्रों का स्कूल कॉलेज में दाखिला करवाते हैं, उस दौरान ये प्लेसमेंट इवैल्यूएशन होता है। जब शिक्षण की शुरुआत की जाती है, जब किसी को विद्यालय में कॉलेजों में प्रवेश देना है, तो उस दौरान ये प्लेसमेंट इवैल्यूएशन होता है। और फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन यानी कि निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन। इसमें शिक्षण प्रक्रिया का मूल्यांकन किया जाता है। इसमें शिक्षण प्रक्रिया का ही मूल्यांकन होता है। यह छात्रों की शिक्षण संबंधी त्रुटियों को सुधारने में सहायक होता है। इसमें यह पता लगाया जाता है कि छात्रों को कहां पर सुधार की आवश्यकता है। इसमें वो सब कमियों को इसके तहत चिन्हित किया जाता है कि वास्तव में जो शिक्षण में जो त्रुटियां हो रही है वो क्यों हो रही है, उसका सुधार किस तरह से करना है। ये इवैल्यूएशन जो किया जाता है वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के तहत किया जाता है, जिसमें कि क्विज करवाई जाती है, यूनिट टेस्ट होता है, चैप्टर टेस्ट होता है। इसके माध्यम से ये रचनात्मक मूल्यांकन होता है। और तीसरा है नैदानिक मूल्यांकन। नैदानिक मूल्यांकन इसमें छात्रों को शिक्षण संबंधी समस्याओं का स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए किया जाता है। छात्रों को शिक्षण में समस्याएं आती है, उनका समाधान किया जाता है। यानी कि छात्रों को शिक्षण के दौरान जो समस्याएं आती है उनका समाधान
नैदानिक मूल्यांकन के द्वारा किया जाता है, जिसमें शिक्षण संबंधी समस्याओं का स्पष्टीकरण इसके तहत प्रदान किया जाता है। और अंत में योगात्मक मूल्यांकन, सम्मेटिव इवैल्यूएशन। सम्मेटिव इवैल्यूएशन, इसमें एक तरह से जो इवैल्यूएशन होता है वो अंत में होता है, किसी कार्यक्रम, किसी गतिविधि के अंत में होता है, और इसे बाह्य मूल्यांकन भी कहा जाता है। यह मूल्यांकन कार्यक्रम की गतिविधि के अंत में होता है, और जब कार्यक्रम का महत्व जानने के लिए ये मूल्यांकन है, ये मूल्यांकन किया जाता है अंत में, कि जो हमने गतिविधि, जो कार्यक्रम हुआ है, जो भी शिक्षण गतिविधि हुई है, उस कार्यक्रम का महत्व को जानने के लिए लास्ट में, अंत में ये सम्मेटिव इवैल्यूएशन होता है, और यह मूल्यांकन परिणामों पर केंद्रित होता है। इससे हमें ये मालूम होता है कि वास्तव में छात्र ने क्या सीखा है, कितना सीखा है। इसका इवैल्यूएशन सबसे अंत में होता है, शिक्षण गतिविधि के सबसे अंत में होता है, और उसके महत्व को समझने के लिए कि वास्तव में विद्यार्थी ने क्या और कितना सीखा है। तो इस तरह से ये मूल्यांकन के 4 प्रकार हैं, जिन चारों प्रकारों को हमने एक एक करके समझा है। अब हम इसके बाद मुख्य अवधारणाओं को समझेंगे और उनके जो प्रतिपादक है, उनके प्रतिपादकों को भी जानेंगे कि कौन सी अवधारणा किसने दी है, जिसमें कि सबसे पहले है प्राथमिक शिक्षा वर्धा शिक्षण प्रणाली। इसके प्रतिपादक महात्मा गांधी है। और अगला है प्राकृतिक वातावरण में सीखना और प्रकृति में सीखना। इसके प्रतिपादक रविंद्रनाथ टैगोर है। और तीसरा है समाकलन शिक्षा। समाकलन शिक्षा के प्रतिपादक श्री अरबिंदो है। और चौथा भारतीय दर्शन शास्त्र में आध्यात्मिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना। इसके प्रतिपादक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण है। और अनुभवात्मक अधिगम, इसके प्रतिपादक जॉन डेवी है। और छठा है व्यक्तित्व के विकास के माध्यम से आत्म शिक्षण। इसके प्रतिपादक मारिया मॉन्टेसरी है। और सातवां है अंत में कोई औपचारिक शिक्षण नहीं, प्रकृति एकमात्र शिक्षक है। इसकी प्रतिपादक रूसो है। तो इस तरह से ये प्रमुख अवधारणाएं हैं और इनके जो प्रतिपादक है इनको हमने एक एक करके यहाँ पे समझा है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने यूजीसी नेट जेआरएफ के यूनिट फर्स्ट पेपर 1 की जो यूनिट फर्स्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड, इस टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट में हमने इन सभी बिंदुओं का बड़े ही विस्तार पूर्वक विश्लेषण किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। तो एक बार आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इसका लाभ मिल सके। तो आप इस वीडियो को जब अंत तक अब देख चुके होंगे तो आपको ये मालूम हो गया होगा कि आपने इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ हासिल किया होगा। और अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर 1 के जो अन्य यूनिट है उससे संबंधित हमारी अन्य वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जो प्लेलिस्ट यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 करके जो प्लेलिस्ट बनी होगी वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है जो आज की जो वीडियो है टीचिंग एप्टीट्यूड के संदर्भ में वो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रही होगी। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।